पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था कि लाइट जो वेव के फॉर्म में चलती है वो हर फिनोमिना को वेव के फॉर्म में चलते हुए एक्सप्लेन नहीं कर पाती, और उसके लिए हमने स्टडी किया था एक एक्सपेरिमेंट विच वाज फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूफ किया कि वेव थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स हैं उससे फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। फोटो इलेक्ट्रिक के जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट थे उसको प्रूफ करने के लिए हमको क्या मानना पड़ा, दैट लाइट कम्स इन दी पैकेट पार्टिकल फॉर्म, और उस पार्टिकल का नाम हमने क्या रखा, फोटोन। उसका पार्टिकल नेचर होता है और उससे हम एक्सप्लेन कर पाए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जितने दिखते हैं सब के सब एक्सप्लेन हो जाते हैं अगर हम ये मान लें कि लाइट किस फॉर्म में चलती है, पार्टिकल के फॉर्म में, उस पार्टिकल का नाम फोटोन। ठीक है, तो ये हो गया कि कुछ फिनोमिना एक्सप्लेन करने के लिए हमको ये मानना पड़ता है कि लाइट वेव के फॉर्म में चलती है, जैसे इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन। ये सब जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि लाइट वेव के फॉर्म में चलती है और उसमें क्रेस्ट और ट्रफ होते हैं, तब तक हम ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस एक्सप्लेन नहीं कर सकते, चाहिए ही। लेकिन जब तक हम उसको फोटोन नहीं मानते तब तक हम फोटो इलेक्ट्रिक का एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन नहीं कर सकते। दोनों एक्सपेरिमेंट लैब में हो रहे हैं और दोनों के रिजल्ट हमको दिख रहे हैं। इसलिए हमने क्या माना कि लाइट के पास दोनों नेचर हैं, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। लाइट वेव नेचर कब शो करती है, जब वो किसी एक मीडियम में मूव कर रही होती है तो वेव के जैसे मूव करती है, वेव फ्रंट्स के फॉर्म में। जब वो किसी मटेरियल से टकराती है तो उसका अपना नेचर भी मटेरियल जैसा हो जाता है, और वो कौन सा फॉर्म शो करती है, फोटोन। तो उसके टकराने वाले जो एक्सपेरिमेंट्स होंगे वहां पर रिजल्ट हम किससे एक्सप्लेन करेंगे, फोटोन से। और जो उसके ट्रेवल करने वाले एक्सपेरिमेंट्स हैं, जैसे इंटरफेरेंस पैटर्न में वो सिर्फ ट्रेवल करती है और आपस में सुपरपोज करती है, तो वहां हम कौन सा नेचर उसका लेते हैं, वेव नेचर लेते हैं, क्योंकि मीडियम बदला नहीं है और वो किसी से टकरा कर इलेक्ट्रॉन को निकाल नहीं रही है। तो कौन सा नेचर लेना, वेव नेचर लेना। और जब उसको टकराना है, मटेरियल के साथ टकराना है और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो फिर इसका अपना नेचर भी कैसा हो जाता है, मटेरियल नेचर हो जाता है, और उस समय फोटोन से एक्सप्लेन करना है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि फोटोन नेचर कब लेना है और वेव नेचर कब लेना है। ठीक, ये तो इसके बारे में हो गया। अब साइंटिस्ट डी ब्रॉय ने ये सोचा कि हमारे नेचर की एक कैरेक्टरिस्टिक है दैट नेचर लव्स सिमेट्री। सिमेट्री मतलब नेचर ने जो नियम बनाए हैं वो सबके लिए एक जैसे, सबके लिए एक जैसे नियम हैं। तो नेचर बना ही दो चीजों से है, एक एनर्जी जिसको हम कहते हैं रेडिएशन, और दूसरा पार्टिकल मैटर, इससे बना है। तो उन्होंने ये सोचा कि जो नियम एनर्जी के लिए हैं, रेडिएशन के लिए हैं, वही नियम मटेरियल के लिए या पार्टिकल के लिए भी होने चाहिए। तो एनर्जी या रेडिएशन के लिए क्या नियम है, उसके नियम ये हैं कि उसके दो कैरेक्टर होते हैं, एक कैरेक्टर वेव से चलना, दूसरा कैरेक्टर फोटोन मटेरियल से चलना। तो उसके दो नेचर हो गए। अगर रेडिएशन के दो नेचर होते हैं तो मटेरियल के भी दो नेचर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि नेचर के ही दोनों पार्ट हैं, रेडिएशन, मटेरियल। तो अगर रेडिएशन का नेचर दो तरफ का है, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, तो इसके पास भी पार्टिकल नेचर, वेव नेचर दोनों होना चाहिए, तभी तो सिमेट्री होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाला जो नेचर का पार्ट है इसके दो नेचर हो और इसका एक ही नेचर हो। दोनों इसी से बने हैं, तो अगर इसके पास दो नेचर हैं तो इसके पास भी दो होने चाहिए। अभी तक हम इसका एक ही नेचर देख रहे थे मैटर का। कौन सा नेचर? पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर के कारण हम जिस मैटर को फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, हम ये मानते हैं वो स्ट्रेट लाइन में जाता है, वेव बन के नहीं जाता है, स्ट्रेट लाइन में जाता है और उसके पास मोमेंटम होता है जिसकी कैलकुलेशन m into v होती है, और उसके पास वेवलेंथ नहीं होती है,
क्योंकि वो वेव नहीं है। ये अभी तक हम मान रहे थे, तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं है। अगर आपने ये मानना शुरू कर दिया कि रेडिएशन के पास पार्टिकल नेचर होता है, फोटोन है, मटेरियल है, उसका मोमेंटम है, स्ट्रेट लाइन में जाके वो हिट करता है मैटर को, तो मैटर के पास, पार्टिकल के पास भी, मैटर के पास भी दूसरा नेचर होना चाहिए। अभी तक हम कौन सा नेचर देख रहे हैं? पार्टिकल नेचर। ये दूसरा वेव नेचर भी उसके पास होता है। ये एक हाइपोथेसिस थी। हाइपोथेसिस मतलब सिर्फ सोचा गया विचार जिसका कोई प्रूफ नहीं था लैब में। सो दैट इज व्हाई इट्स नोन एज डे ब्रॉय हाइपोथेसिस। डे ब्रॉय ने ये बनाई थी, सो दिस वाज डे ब्रॉयज हाइपोथेसिस। तो उनका ये कहना था that a particle has both the nature, material nature as well as wave nature of radiation. अगर ये wave nature होगा तो इसके पास wavelength भी होगी और ये crest और trough के फॉर्म में चलेगा, सुपरपोजिशन करेगा, वो सारे काम करेगा जो एक वेव करती है। क्या काम करती है वेव? वेव इंटरफेरेंस करती है, इंटरफेरेंस पैटर्न बनाती है, डिफ्रैक्शन करती है, एक स्लिट में से एंटर करके ऐसा फैल जाती है। यही काम पार्टिकल्स भी करेंगे, मैटर भी करेगा। तो उन्होंने बोला कि मैटर ऐसे चलेगा और फिर उन्होंने अपने थ्योरी को और आगे बढ़ाया। इस थ्योरी को आगे बढ़ाने में मैटर का सबसे छोटा रिप्रेजेंटेटिव हमने लिया और वो रिप्रेजेंटेटिव है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से जुड़ते जुड़ते आगे एटम बनते हैं, तो इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा मटेरियल हमने लिया, लेकिन ये रूल्स जो बने सबके लिए एप्लीकेबल होंगे, बड़े पार्टिकल्स के लिए भी एप्लीकेबल होंगे। तो उन्होंने यहां पर सबसे पहले डे ब्रॉय हाइपोथेसिस बनाई। तो डे ब्रॉय हाइपोथेसिस क्या थी? दैट मटेरियल इन अवर नेचर इज ऑल्सो हैविंग टू नेचर्स, particle nature as well as wave nature. So there has to be a wave which is related to matter, और उन्होंने इस वेव का नाम रखा मैटर वेव। So he said that matter particle travel in the form of wave. Matter particles travel in the form of wave and that wave has got a particular wavelength. अब लोगों ने कहा कि अगर ये वेव के फॉर्म में चलता है, मैटर वेव के फॉर्म में चलता है ऐसे, तो उसकी कोई वेवलेंथ होगी। वेवलेंथ कितनी होगी? उसकी स्पीड क्या होगी? तो स्पीड तो हम आंख से देख रहे हैं क्योंकि मैटर हमको दिखता, मैटर ऐसा जा रहा है। इलेक्ट्रॉन की स्पीड हम कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पीड हमको मालूम है कुछ ना कुछ होती है। तो क्या उसके पास वेवलेंथ भी होगी? तो आंसर है यस। और अगर वो वेव बनाता है तो उस वेव को हम क्या कहेंगे? तो उन्होंने बोला कि ये जो वेव है, ये वाली वेव पार्ट, ये जो हम एक वेव बनाते हैं जिसको हमने साउंड वेव पढ़ा, और एक वेव हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। साउंड वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये क्या कैटेगराइजेशन था? Classification of waves. There are two type of waves, one which need material medium, one which do not need material medium. तो जो मटेरियल मीडियम वाली होती हैं उनको हम कहते हैं मटेरियल वेव्स, और जिनको मीडियम नहीं चाहिए उसमें हमने देखा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बनती हैं, तो उसका नाम क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडिएशन जिसको कहते हैं। ओके, तो उनका ये कहना था कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती हैं और ये जो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल वेव ये मटेरियल के पार्टिकल से बनती हैं, तो ये जो मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन जाता है, ये वेव के फॉर्म में चलते हुए जाता है। तो ये एक तीसरी तरह की वेव है। तीसरी तरह की वेव है। क्यों तीसरी तरह की वेव है? क्योंकि हमने जो मटेरियल वेव पढ़ी, साउंड वेव, उसमें क्या होता है? उसकी एक इनहेरेंट कंडीशन क्या है? द पार्टिकल डज नॉट लीव इट्स मीन पोजीशन, इट ओनली ऑसिलेट। और उसमें प्रोपेगेट कौन होता है? एनर्जी। साउंड वेव में यहां के पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे, इसको धक्का मारेंगे, ये ऑसिलेट करेगा, ये इसको धक्का मारेगा, ये ऑसिलेट करेगा, ये इसको, ये इसको, ये इसको, लेकिन हर पार्टिकल अपनी जगह पर ही ऑसिलेट करता रहेगा। और ये वाला ऑसिलेशन यहां तक चला गया बिना पार्टिकल के मूव किए।
इसी तरह से ट्रांसवर्स वेव में ये वाले पार्टिकल ऊपर नीचे होंगे, फिर ये इसको करेंगे, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको, इसको, इसको। हमने ऐसा किया और देखा ये ऐसा होना शुरू हो गया, लेकिन कोई भी पार्टिकल अपनी जगह छोड़कर नहीं गया। ये स्पेशलिटी किसकी होती है? मटेरियल वेव्स की, जिसके हमने दो पार्ट बनाए, ट्रांसवर्सल वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव। और इस सब में स्पेशलिटी क्या थी? मटेरियल डज नॉट मूव। अब हम क्या बात कर रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन यहां से वहां तक ऐसे जा रहा है। वो जो इलेक्ट्रॉन जाता है उसको उन्होंने बोला कि वो सीधा नहीं जाता है, ऐसे ऐसे होके जाता है, वेव के फॉर्म में जाता है। इस वेव का नाम है मैटर वेव। तो मैटर वेव और मटेरियल वेव दोनों में अंतर समझ में आया? मटेरियल में खाली मीडियम मटेरियल है, ट्रांसपोर्ट कौन हो रहा है? एनर्जी। ये हमने एनर्जी इसको दी, ऐसा पत्थर चलाया, ये ऐसा चला और थोड़ी देर में ये ऐसा चलने लगा, तो ट्रांसपोर्ट कौन हुआ? एनर्जी। मटेरियल ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ। मैटर वेव में कौन ट्रांसपोर्ट होता है? मैटर खुद। इलेक्ट्रॉन यहां से वहां तक गया तो वो पार्टिकल ट्रांसपोर्ट हुआ, मटेरियल ट्रांसपोर्ट हुआ, और वो जो मटेरियल जा रहा है वो स्ट्रेट लाइन में ना जाके वेव के फॉर्म में चलता है। वो वाली वेव को क्या बोलेंगे? मैटर वेव। और मैटर वेव का हाइपोथेसिस डिब्रॉय ने सोची, इसलिए हम उसको डिब्रॉय वेव भी कहते हैं। तो इस वेव का नेचर कैसा होता है ये अभी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि ये जो पार्टिकल जाता है इसके पास वेव नेचर होता है, और इसके साथ जो एसोसिएटेड वेव होती है वो क्या होती है? मैटर वेव। मैटर वेव के गुण उन्होंने बताए। तो एक गुण ये था, मैटर वेव कब होती है, कहां होती है, कैसी होती है? तो उसका जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ एक वेव अटैच हो जाती है। फिर से, वो वेव पहले नहीं थी, जैसे ही कोई पार्टिकल मूव करना स्टार्ट करता है उसके पास वेलोसिटी आती है तो उसके साथ एक वेव अटैच हो जाती है, और उस पार्टिकल का मोशन वो वेव कंट्रोल करना शुरू कर देती। हमने उस पार्टिकल को ऐसा सीधा फेंका, लेकिन उसको किसने अपने टेक ओवर कर लिया? किसका कंट्रोल? किसने उसका कंट्रोल ले लिया? वेव ने। और वेव उसको कंट्रोल करके क्या करती है? यस, वो उसको कंट्रोल करके उसका नेचर कैसा बना देती है? वेव नेचर बना देती है, और उसमें लैम्डा पैदा हो जाता है। ठीक है? अगर उसकी वेलोसिटी खत्म हो गई, वेव खत्म हो गई, वो एक ही जगह पर फिर रुक गया। अब ये जो वेव है, इस वेव में हमने देखा, हमको वेव दिखी, एक जगह भीड़ दिखी, बहुत सारी वेव्स हैं, तो हमने बोला ये वेव का पैकेट है। उस पैकेट में हमने उस मटेरियल को देखने की कोशिश की कि वो पार्टिकल कहां है। वेव उसको, पार्टिकल को कहां पर रखती है हम देखना चाहते हैं। उसकी लोकेशन क्या है? लोकेशन। दूसरा, हम देखना चाहते हैं उसकी वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी वाला कैरेक्टरिस्टिक कौन सा होता है? मोमेंटम। मास इनटू वेलोसिटी, mv मोमेंटम। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जिस पार्टिकल को हमने फेंका उसके चारों तरफ एक वेव का बंडल बना हुआ है, उस वेव के अंदर वो पार्टिकल किस लोकेशन पर है, पोजीशन उसकी, और उसका कितना मोमेंटम है। तो डिब्रॉय ने बोला कि ये हम नहीं बता सकते। होता है जरूर, उसके पास मोमेंटम भी होता है क्योंकि वो मूव कर रहा है, और उसकी कोई ना कोई लोकेशन भी होती है, बट दीज थिंग्स आर अनसर्टेन। और इस अनसर्टेन को किसने बताया? हाइजेनबर्ग। दैट इज हाइजेनबर्ग थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी। वो किसके बारे में बात करती है? वो ये बताती है कि जब एक मैटर मूव करता है उसके चारों तरफ वेव्स का एक क्लाउड बनता है। वो वेव का जो क्लाउड है एक दूसरे के ऊपर सब ऐसा मिक्स रहता है, और वो जो एक ढेर बनता है वेव का, वो ढेर ऐसा आगे चलता है। उस ढेर के अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं पर होता है। कहां होता है? अनसर्टेन। उस वेव के अंदर उसके पास कितना मास है और कितनी वेलोसिटी है? अनसर्टेन, यानी मोमेंटम। तो उसका मोमेंटम भी अनसर्टेन और उसकी लोकेशन भी अनसर्टेन होती है। और ये जो अनसर्टेनिटी होती है, देयर इज ए इक्वेशन फॉर दैट इज नोन एज हाइजेनबर्ग इक्वेशन ऑफ अनसर्टेनिटी।
हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। तो इस तरह से उस वेव को समझने की कोशिश की गई। बहुत से लोग उसको नहीं समझ पाए। बहुत मुश्किल होता है ऐसी चीजों को समझना कि उनके दिमाग में क्या आया, वो हमको क्या समझाना चाहते हैं, क्योंकि उनको शब्दों का सहारा लेना पड़ता है। तो हम उस बात को समझ पाए या नहीं समझ पाए, या हमने अपने तरीके से समझा, वो क्या समझाना चाहते थे। इसलिए मैटर वेव को एक कॉम्प्लेक्स इशू मानते हैं। फिर भी हम लोगों ने काफी कुछ पोजीशन उसकी समझने की कोशिश की, जो डी ब्रॉय बताना चाहते थे और जो हाइजेनबर्ग बताना चाहते थे। लेकिन दोनों एक चीज को तो पक्का बताना चाहते थे कि जो भी पार्टिकल मूव करता है तुरंत उसके साथ एक तरह की वेव अटैच हो जाती है। वो वेव उसके मोशन को कंट्रोल करती है और उसका मोशन एक स्ट्रेट लाइन की बजाय एक वेव का मोशन हो जाता है। और उस वेव, चूंकि वो पार्टिकल को, मैटर को कंट्रोल कर रही है, इसलिए उस वेव को हम क्या कहने लगे, मैटर वेव। ओके, तो जब ये चलता है तो उस मैटर वेव की वेवलेंथ कितनी होती है? तो डी ब्रॉय ने कहा ये तो सबसे आसान है। कैसे आसान है? बोले आपने इतना कष्ट करके फोटोन की वेवलेंथ निकाली, तो फोटोन क्या है? मटेरियल। वो मटेरियल चलता है और उसकी वेवलेंथ होती है, तो उसकी वेवलेंथ का जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला उठा के उन्होंने इलेक्ट्रॉन पे लगा दिया, क्योंकि फोटोन एक पार्टिकल है एनर्जी वाला, इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल है जो चलता है और उसके पास एनर्जी होती है। तो उनका यह कहना है कि सिमिलैरिटी के प्रिंसिपल से, कि नेचर में सिमेट्री होती है, जो वेवलेंथ का फॉर्मूला फोटोन के लिए होगा वही वेवलेंथ का फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन के लिए होगा। तो जब मैटर का रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसके साथ कौन एसोसिएट होता है? मैटर वेव। तो फोटोन की वेवलेंथ का फॉर्मूला हमने पढ़ा था H/P। तो डी ब्रॉय ने बोला यही वेवलेंथ किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन की। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैंने फोटोन से बनाया, हाँ उन्होंने ये बोला मेरी हाइपोथेसिस है कि उसका लैम्डा कितना होना चाहिए, H/P, और तब तक ये माना जा चुका था कि लैम्डा या वेवलेंथ H/P होता है। ओके, लेकिन इलेक्ट्रॉन में एक हमारे पास कन्वीनियंस होता है। कन्वीनियंस ये होता है कि उसका P मोमेंटम एक मैकेनिकल क्वांटिटी है जो कि किसके बराबर होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास m है और वो v वेलोसिटी से जा रहा है तो उसका P हम कैलकुलेट कर सकते हैं, mv। तो ये हुआ H/mv, लैम्डा। दिस इज वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव। ठीक है, तो थोड़ा सा ना उस हाइपोथेसिस के बारे में नोट कर लेते हैं कि डी ब्रॉय हाइपोथेसिस क्या है। 2 लाइन उसके बारे में लिख लेते हैं। डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, नेचर कंसिस्ट ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इफ रेडिएशन हैज ड्यूअल नेचर, मैटर शुड आल्सो हैव ड्यूअल नेचर, i.e. a matter when moves, it must move as a wave. Okay, he propagated the idea of third type of wave, and that wave is known as matter wave. Okay, matter wave, ये आइडिया उन्होंने दिया और
इसी का हमने नाम रख दिया डिब्रॉय वेव। फिर से और डिटेल बताई, whenever a particle moves the matter wave envelop it, उसके चारों तरफ क्या बन जाती है, मैटर वेव, एंड दैट कंट्रोल इट्स मोशन। फिर वो वेव जैसा ही जाएगा और वो पार्टिकल जो भी करेगा कैसा करेगा, जो वेव के रूल्स हैं वैसा करेगा। और भी से अब हम इससे डेफिनेशन बनाते मैटर वेव की, क्या, ए वेव एसोसिएटेड विथ ए मूविंग पार्टिकल एंड कंट्रोलिंग इट्स मोशन इज मैटर वेव। ठीक है, ये मैटर वेव होती है। एंड दिस इज थर्ड टाइप। जो पहले हमने पढ़ी है वो मटेरियल वेव थी, दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी, ये थर्ड टाइप की वेव है, राइट, जिसमें न पार्टिकल मूव होता है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ना मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, इस वेव की वेवलेंथ, मैटर वेव वेवलेंथ, दिस इज अकॉर्डिंग टू डिब्रॉय। उन्होंने क्या बोला कि ये वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए, h/p होनी चाहिए। आइडिया उनको फोटोन से मिला, पर ये कोई क्लेम नहीं कर सकता है कि चूंकि फोटोन की होती है इसलिए इसकी भी होगी। लेकिन उन्होंने बोला कि मैटर की वेवलेंथ कितनी होती है, h/p। ये दिस इज डिब्रॉयज हाइपोथेसिस, पार्ट ऑफ द डिब्रॉयज हाइपोथेसिस। तो लैम्डा इज इक्वल टू, अब p को हम मैकेनिकली नाप सकते हैं, सो p लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। अब इसमें h दैट इज ए कांस्टेंट, m that is again mass of electron is a constant, therefore lambda depends upon velocity, velocity of the electron इस पर ये डिपेंड करती है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का। ठीक है, तो ये अगर एक पार्टिकल की वेवलेंथ ऐसी होती है तो फोटोन भी एक पार्टिकल है जो कि लाइट को लेकर आता है, लाइट का पैकेट है, तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी। तो आंसर है, डिब्रॉय ने बोला कि हमने क्या बनाया हाइपोथेसिस, h/p। तो फोटोन की वेवलेंथ कितनी होगी फॉर फोटोन, अगेन लैम्डा इज इक्वल टू h/p। और फोटोन का p किसके बराबर होता है, एनर्जी अपॉन वेलोसिटी। एनर्जी अपॉन वेलोसिटी यानी p की हमने उसकी वैल्यू निकाली हुई है, h दैट इज h न्यू अपॉन c लैम्डा। ठीक है, सो दिस इज लैम्डा इज इक्वल टू h/p, p इज मोमेंटम। तो ये फोटोन के लिए फॉर्मूला हो गया और ये फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में m और v होता है। अब क्या ये फॉर्मूला सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए है, आंसर है नो, नॉट नेसेसरी। ये हर उस पार्टिकल के लिए है जिसके पास मास होता है और जिसके पास वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो इसके बेसिस पर अगर हम एक बॉल को फेंकेंगे तो क्या बॉल वेव के फॉर्म में जाएगी, उसके साथ मैटर वेव होगी, अगर होगी तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, होती है, उसकी वेवलेंथ भी होती है और वो वेव के फॉर्म में जाती भी है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिए, ए बॉल हैज मास 0.12 kg, 120 ग्राम की बॉल है। ए बॉल हैज मास 0.12 kg and it is moving with a speed of, it is moving with a speed of 20 meter per second. Then calculate wavelength of its matter wave. h की वैल्यू सबको याद है, 6.63 into 10 to the power minus 34. Velocity 20 meter per second into 20, बस ये वेवलेंथ आ गई। तो
इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, दिस वेवलेंथ विल बी वेरी वेरी स्मॉल वेवलेंथ, 2.76 इंटू 10 टू द पावर -34 मीटर। ये इसकी वेवलेंथ है, 10 टू द पावर -34। आप समझ गए, बहुत ही छोटा है। अब देखिए, ये बॉल ऐसे जा रही है, 1 वेव, 2 वेव हमको दिख रहा है। अब इसी वेव को छोटा कर दिया, 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव, 4 वेव, नहीं दिख रहा है। और छोटा कर दीजिए, कितना छोटा, 10 टू द पावर -34, तो हमको पता ही नहीं चलेगा। हम क्या सोचेंगे, कैसे जा रही है, स्ट्रेट लाइन, पर एक्चुअली वो कैसे जा रही है, वेव के फॉर्म में। वेवलेंथ इतनी छोटी है कि हमको पता नहीं चलता। वेवलेंथ बड़ी कैसे हो सकती है? बॉल को क्या करना पड़ेगा, भारी की हल्का? यस, अगर हम लैम्डा को बड़ा करना चाहते हैं तो m को कैसा होना चाहिए, छोटा करते जाइए। सबसे छोटे मास वाला पार्टिकल कौन सा, इलेक्ट्रॉन। इसलिए सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन की। इसलिए हमने जो भी, या डी ब्रॉय ने जो भी चीजें सोची, किसको रिप्रेजेंट करा के सोची, इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, ओके। तो इस तरह से मास और वेलोसिटी इन दोनों पर डिपेंड करता है कि उसकी वेवलेंथ कितनी होगी। ठीक, अगर एक बॉल खड़ा है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, 0। उसकी वेवलेंथ कितनी हो रही है, डिनोमिनेटर में 0 है। यस, वेवलेंथ क्या हो गई, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब यहां से चली ऐसी तो कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी तक, यानी वेव नहीं बनेगी। इसलिए खड़े हुए मटेरियल के साथ वेव अटैच नहीं होती। शुरू से ही उन्होंने क्या बोला कि वेव कब अटैच होती है, व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट मूविंग, यानी v की कुछ डेफिनेट वैल्यू आएगी तो इसकी वेवलेंथ आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। समझ में आ गया? इनफिनिट वेवलेंथ का मतलब होता है एट रेस्ट, उसकी वेवलेंथ नहीं होती। ओके, तो ये, अब उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन का प्रैक्टिकली हम इसकी वेवलेंथ निकालना चाहते थे कि कितनी होगी। तो उन्होंने इसके लिए हमको एक सजेशन दिया कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कैसे निकाली जा सकती है, और उन्होंने इसको कैलकुलेट करके बताया। और ये जो कैलकुलेशन है इलेक्ट्रॉन का, ये आपको ध्यान देना है, याद रखना है, और इसकी एग्जामिनेशन वैल्यू भी है। एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, फाइंड आउट डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये है, ये तो थ्योरी पार्ट है उसका। अब हमने क्या किया, प्रैक्टिकली इसको बनाने के लिए उन्होंने ये कहा कि एक इलेक्ट्रॉन के सामने एक प्लेट लगाइए, पॉजिटिव प्लेट, और इसको पोटेंशियल दीजिए V। अगर हमने इसको V पोटेंशियल दिया तो इस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ गई, इसका चार्ज क्या है E, पोटेंशियल हमने कितना क्रिएट किया V, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई इसके पास, E इंटू V। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू V, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल। इज इट क्लियर टू ऑल? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसको इधर ले आइए, QV क्या हो गया, वर्क डन, एंड वर्क डन इज पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला चार्ज इंटू पोटेंशियल। अगर एक इलेक्ट्रॉन को हमने एक्साइट किया V वोल्टेज से, तो उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो गई, E इंटू V, और उसने दौड़ना शुरू कर दिया, इसकी तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। जब ये दौड़ेगा और फुल स्पीड में आ जाएगा तो इसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी। कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, E इंटू V। तो जब हम V वोल्टेज देके एक इलेक्ट्रॉन को दौड़ाते हैं, इस प्लेट का वोल्टेज कितना V, ये इलेक्ट्रॉन आया ऐसे, स्पीड बढ़ती गई और यहां से ऐसे निकला। इस समय इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, E इंटू V। समझ आ गया?
इसको हम क्या कहते हैं? एन इलेक्ट्रॉन अंडर द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल V हैज काइनेटिक एनर्जी E इंटू V। ठीक है, उस समय काइनेटिक और पोटेंशियल कोई डिफरेंस नहीं रह जाता। कब हम पोटेंशियल वर्ड यूज करेंगे और कब काइनेटिक यूज करेंगे? इलेक्ट्रॉन को हमने पकड़ लिया, ये प्लेट उसको खींच रही है, फोर्स के अंडर हमने इसको पकड़ा, यहां नहीं जाने दे रहे हैं, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है E इंटू वी। हमने इसको छोड़ दिया, ये ऐसे गया और इसके वेलोसिटी बिल्टअप हो गई। अब उसी एनर्जी का नाम क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी। एक बॉल को मैंने यहां पकड़ा है h हाइट पे, mgh क्या है उसके पास? पोटेंशियल एनर्जी, और उसको मैंने छोड़ दिया। mgh इज इक्वल टू सपोज 1000, ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। मैंने छोड़ दिया, ये यहां पहुंची, इसके पास बहुत स्पीड आ गई, इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। वो काइनेटिक एनर्जी कितनी? यही 1000, यानी mgh ही क्या बन गई? इसकी काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह से EV जो फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रॉन खड़ा है तो वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, और अगर इलेक्ट्रॉन इस V के अंदर चल गया तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम एक्साइट करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी EV होती है। ये एक चीज नोट कर लेते हैं, एन इलेक्ट्रॉन excited with potential V develops kinetic energy K is equal to EV। ठीक है, जब वो चला तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी EV आ गई, राइट। अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। हम ये जानना चाहते हैं कि पोटेंशियल मोमेंटम P और काइनेटिक एनर्जी E, इनका आपस में क्या रिलेशन होता है? क्योंकि डिब्रॉय इक्वेशन में हमको क्या चाहिए? P, मोमेंटम। ओके, तो मोमेंटम और E, काइनेटिक एनर्जी, इनका रिलेशन आपने पहले बनाया कभी? नो, नॉट दैट रिलेशन, मटेरियल का रिलेशन। मटेरियल में देखिए, मैं बताता हूं आपको, KE काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या? हाफ mv स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। देखते जाइए, दिस इज इक्वल टू हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m। ठीक है, ओके। m इंटू v क्या होता है? मोमेंटम। तो ये क्या हुआ? मोमेंटम का स्क्वायर। ठीक, 2m को इधर ले आते हैं, ये रिलेशन होता है। If a particle is moving and its momentum is p, its kinetic energy is k, then what is the relation? P is equal to root 2 mk, right? आप चाहें तो k is equal to कितना p होगा वो भी निकाल सकते हैं, यहीं से ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों को इक्वेट करने का तरीका समझ लीजिए। अगर हम mv बनाएंगे, mv, तो उसकी जगह p लिख सकते हैं, और अगर हाफ mv स्क्वायर बनाएंगे तो k लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। इस तरह से हमने p की वैल्यू निकाली काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है और डिब्रॉय ने मोमेंटम यूज किया p, इसलिए हमने दोनों का कन्वर्शन फैक्टर निकाल लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू, यहां शुरू करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड विद पोटेंशियल V डेवलप्स काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू EV, देन लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन P, और लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन P की जगह हम क्या लिख सकते हैं? रूट 2 mk। लैम्डा इज इक्वल टू
H अपॉन √2m काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? E इंटू V। काइनेटिक एनर्जी को भी हम नाप नहीं सकते, तो हम किसको नाप सकते हैं? तो हम अपनी लैब में हमने एक वोल्ट मीटर लगा के रखा, दो पॉइंट के बीच क्या नाप सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। V हम नाप सकते हैं। E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमको मालूम है, जो भी उसकी वैल्यू होती है। तो यहां पर K की जगह हम क्या रख देंगे? E इंटू V। व्हाट इज दिस V? वोल्टेज विच वॉज यूज फॉर एक्साइटिंग द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए हमने जो वोल्टेज यूज की थी, ये आ गया। सो दिस इज अवर फॉर्मूला फॉर लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखिए, H is Planck's constant that is known to us. 2 is a fixed quantity. M is mass of electron that is also constant and that is known to us. E is charge on electron that is again a constant and it is known to us. So putting values of M, E and H, तीनों की वैल्यू हमने रख दी, मल्टीप्लिकेशन किया, रूट किया, ये सब किया, तो हमको क्या मिल जाएगा? लैम्डा की वैल्यू। और ये लैम्डा की वैल्यू आई 1.227 अपॉन रूट V। V वेरिएबल है, ये लैम्डा आ गया। किसका लैम्डा? इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का लैम्डा किस पर डिपेंड करता है? शुरू से देखिए, इलेक्ट्रॉन का लैम्डा किस पर डिपेंड करता था? ये इलेक्ट्रॉन का लैम्डा किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है? कि हम उसको कितनी काइनेटिक एनर्जी देते हैं। इसका ये मतलब है, अच्छा काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? कि हम इधर कितना वोल्टेज लगाते हैं। तो इसका मतलब लैम्डा किस पर डिपेंड हो गया? वोल्टेज पे। तो अगर हमने ज्यादा वोल्टेज देके इलेक्ट्रॉन को खींचा, तो हमने ये देखा कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है ऐसे ऐसे जाता है। कम वोल्टेज देके खींचा तो ऐसे ऐसे जाता है। तो वोल्टेज देने से काइनेटिक एनर्जी बदलती है, काइनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी बदलती है, और वेलोसिटी से लैम्डा बदलता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन का लैम्डा किस पर डिपेंड करेगा? वोल्टेज पे। और उसके बीच में कांस्टेंट कौन आएगा? उसके बीच कांस्टेंट कौन आएगा? 1.227। सॉरी, इसको और आगे करेक्ट करना है। 10 to the power -9 we can write it as nanometer. This is 10 to the power -9, so this is nanometer. ये wavelength of electron. This is expression of wavelength of electron, और ये expression डिब्रॉय की हाइपोथेसिस के बेसिस पर है, क्योंकि ये डिब्रॉय का फॉर्मूला है। इसलिए इस वेवलेंथ को हम कहते हैं डिब्रॉयज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज डिब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डिब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पर डिपेंड करती है? पोटेंशियल एंड पोटेंशियल गिवन। ठीक है, और पोटेंशियल गिवन ही हम समझते हैं कि उसका एक्सप्रेशन किस तरह से यहां पर आया। तो ये वाला डेरिवेशन आपको याद रखना है। ठीक, अब फिर से इस वेवलेंथ पर जब इलेक्ट्रॉन चलता है, ये वेव बनती है मैटर वेव। तो मैटर वेव का फॉर्म कैसा होता है? फिर से हम उस पर आते हैं कि मैटर वेव एक पर्टिकुलर सिंपल वेव नहीं होती। इट इज एन एनवेलप विच कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ वेव्स विच हैव गॉट डिफरेंट वेवलेंथ्स। एक ढेर हमको दिख रहा है, ये, इसको अगर हम ऐसा कर देंगे, ये आपको ऐसा ढेर दिख रहा है, ये ऐसा ही ढेर इसके नीचे, तो हमको क्या दिखेगा
कि हमको एक इस तरह का ऐसा ढेर दिखा, ठीक है। इस ढेर के अंदर हम समझ रहे हैं कि इसके अंदर कहीं पर इलेक्ट्रॉन है। उसके अंदर बहुत सारी वेव्स होती हैं, कई वेव की वेवलेंथ छोटी, कई की थोड़ी सी बड़ी, एक सेंट्रल वेवलेंथ होती है जो कि उस मैटर वेव की वेवलेंथ कहलाती है, सेंट्रल वेवलेंथ, एंड ऑल अदर वेव्स आर हैविंग वेवलेंथ अराउंड इट, ठीक है। तो ये पैकेट चलता है, हमको क्या दिखता है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है, नहीं दिखता। हमको क्या दिखता है, ऐसा एक धुंध सा, एक क्लाउड जैसा चल रहा है। वो क्लाउड क्या है, बहुत सारी वेव्स का एक एनवलप बना हुआ है, लिफाफा बना हुआ है, एनवलप बना हुआ है, और हम जानते हैं कि उसके अंदर कहीं पर इलेक्ट्रॉन है। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी लोकेशन क्या है और उसका मोमेंटम क्या है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। और वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, दैट इट्स चेंज इन पोजीशन डेल्टा एक्स, उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, और डेल्टा पी, ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक कांस्टेंट होता है। और ये कितना होता है कांस्टेंट, आपने पढ़ा, ओके, h/2π, ये एक कांस्टेंट होता है। वी विल जस्ट राइट इट डाउन। तो पहले लिख लेते हैं इसके बारे में, मैटर वेव के बारे में। तो मैटर वेव के बारे में नोट करिए, ओके। एनवलप के अंदर उसकी पोजीशन, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कितनी दूरी पर है, कहां है, वो अनसर्टेन होती है। और इस अनसर्टेनिटी का मेजर क्या होता है, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स इज मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन। उसका मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, वो भी चेंज होता रहता है, और उसकी अनसर्टेनिटी को क्या कहते हैं, डेल्टा पी। सो डेल्टा पी इज अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम, डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन। और ये दोनों आपस में रिलेटेड होते हैं। ये किस तरह से रिलेटेड होते हैं, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। तो उसको हम यहां नोट करते हैं, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ए कांस्टेंट। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक कांस्टेंट होता है। अब अगर इसमें हम डेल्टा एक्स को बड़ा करें तो डेल्टा पी छोटा हो जाएगा, और अगर डेल्टा पी को बड़ा करेंगे तो डेल्टा एक्स छोटा हो जाएगा, ठीक है। सो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, दैट मीन्स द मोमेंटम एंड the location both are not certain, both are uncertain, right? So according to Heisenberg principle of uncertainty, delta x into delta p is equal to n/2π. These are constants. So ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये बड़ा होगा तो ये छोटा हो जाएगा। यानी अगर हम पोजीशन ठीक ठीक पता करते हैं तो हम मोमेंटम के बारे में अनसर्टेन रहेंगे, और अगर मोमेंटम ठीक ठीक पता करते हैं तो उसकी लोकेशन के बारे में अनसर्टेन हो जाएंगे। दोनों चीज हमको सर्टेन नहीं मिलेगी। दिस इज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। एक के बारे में ज्यादा अनसर्टेन होइए तो दूसरे के बारे में कम अनसर्टेन होंगे, यानी सर्टेन ज्यादा हो जाएंगे। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है। ये उस क्लाउड के अंदर, उस वेव के पैकेट के अंदर की बात हो रही है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाएगा और उसकी वेलोसिटी, मास यानी मोमेंटम उसका कितना होगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके। तो ये खुद ही अनसर्टेन है तो ज्यादा क्लियर नहीं होगा, तो उसका नाम ही है प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। ओके,
सो एनीवे ये चीज हमको समझ में आती है। मैटर वेव में इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग एक ग्राफ बनाकर किया करते हैं, और वो ग्राफ देखिए, दिस इज, ये एक छोटी वेवलेंथ, ये जो एक डिजाइन है, दिस इज एन एनवलप, लोकलाइज्ड एनवलप, एक जगह पर ये वेव है। और दूसरे तरह की वेव कैसी होती है, ये स्पेस में ऐसे वेव, ये जो रेगुलर हमने पढ़ी है ये वो वाली वेव है, ये मैटर वेव, लोकलाइज्ड, ये मैटर वेव स्प्रेड ओवर फुल स्पेस। और ये कब होगी, जब हमको उसकी लोकेशन की अनसर्टेनिटी 0 है, when डेल्टा x इज इक्वल टू 0। और यहां पर डेल्टा x और डेल्टा p दोनों की कुछ ना कुछ फिनिट वैल्यू है। जब दोनों की फिनिट वैल्यू है तो इस तरह का उस समय वेव कैसी होती है, ये शब्द याद रखिए, लोकलाइज्ड एक जगह पे, यहां देखिए प्लेन, यहां प्लेन, इतनी जगह पर हमको वेव का एनवलप मिलता है। ये ऐसा एनवलप मिला हमको, ये इस वेव के एनवलप में आप देख रहे हैं छोटी बड़ी सब तरह की वेव हैं। ये एनवलप कब मिलता है, जब दोनों अनसर्टेनिटी होती। अगर एक चीज अनसर्टेनिटी से सर्टेन लोकेशन हमने सर्टेन प्लेस कर ली, तो उस समय जो हमको डेल्टा एक्स डेल्टा पी मिलेगा, सॉरी लोकेशन हमारी पूरी फैल गई, तो डेल्टा पी को हमने 0 किया, नॉट डेल्टा एक्स, आई एम सॉरी। यहां पर देखिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक फिक्स क्वांटिटी आती है। डेल्टा पी को इधर ले आइए तो कहां आएगा, डिनोमिनेटर में। अगर डेल्टा पी को 0 कर देंगे डिनोमिनेटर में 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंफिनिटी। डेल्टा एक्स यानी क्या, स्पेस लोकेशन। अगर लोकेशन की अनसर्टेनिटी 0 हो गई तो लोकेशन बहुत फैल गया, उसको हम क्या बोलेंगे, ओवर फुल स्पेस। दिस इज स्प्रेड ओवर फुल स्पेस, डेल्टा पी 0, देयरफॉर डेल्टा एक्स टेंड्स टू बी इंफिनिटी। अनसर्टेनिटी अबाउट स्पेस इज इंफिनिटी, तो ये वेव इंफिनिटी तक ऐसी हमको दिखेगी। और अगर डेल्टा एक्स और डेल्टा पी दोनों में कुछ फिनिट वैल्यू होगी, दोनों की कुछ ना कुछ लोकेशन अनसर्टेन, दोनों में अनसर्टेनिटी है, तो उसका वेव डायग्राम ऐसा बनेगा। सो दिस इज अबाउट मैटर वेव। तो ये इससे हमको थोड़ा सा मैटर वेव के बारे में समझ में आता है। इस मैटर वेव की एक सेंट्रल वेवलेंथ होती है, और उस सेंट्रल वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, P अपॉन वो जो हमने बनाया H अपॉन P, H अपॉन mv। और उसके अलावा बहुत सारी वेवलेंथ उस सेंट्रल के आसपास इसके साथ मिक्सअप होती। ये एक क्लाउड जैसा बनता है, और इस क्लाउड के अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं पर है। तो आगे जाके जब हम एटम के बारे में पढ़ेंगे और उसमें डी ब्रॉय हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, तो डी ब्रॉय हमको ये नहीं बोलता है कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है। वो हमको क्या बताते हैं कि एक क्लाउड बना हुआ है, उस क्लाउड में इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, ठीक है। और ये मैटर वेव चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ मैटर वेव होती है, उसके अंदर कहीं पर इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये चीज बदल गई, और डी ब्रॉय में जब हम एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें डी ब्रॉय हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, फिर से ये आएगी, देन वी विल सी इट्स वेरी यूजफुल, ये वाला कंसेप्ट।
ओके, तो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए एक पार्टिकल है, तो हम उस पार्टिकल को नहीं देख पा रहे हैं, हम सिर्फ क्या देखते हैं, एक पैकेट। किस चीज का पैकेट है, वेव का पैकेट है, और हमको क्या बताया जाता है कि इसके अंदर कहीं पर इलेक्ट्रॉन है। उस इलेक्ट्रॉन के पास दो प्रॉपर्टी है, उसके अंदर कहीं ना कहीं उसकी पोजीशन है और उसके पास मोमेंटम भी है, और दोनों चीजें कहां पर हैं, अनसर्टेन है। अगर आप एक को सर्टेन करेंगे तो दूसरी की अनसर्टेनिटी इंफिनिटी हो जाएगी। ठीक है, अभी इतना प्रिंसिपल याद करते हैं, आगे जाके डी ब्रॉयज हाइपोथेसिस फिर से आएगी तो फिर उसको हम पूरा करेंगे। वापस आते हैं कि ये अभी तक हाइपोथेसिस है कि इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में चलेगा। ये डी ब्रॉय ने बोला, हाइपोथेसिस बनाई, पर ये लॉ नहीं बन पाया, ये नियम नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि इसके पीछे लैब का अप्रूवल नहीं था। एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रॉन के मोशन की कोई भी कैरेक्टरिस्टिक हम नहीं दिखा नहीं पाए, जिसके कारण हम क्या कह सके कि ये वेव नेचर होता है। इसलिए ये हाइपोथेसिस ही रह गई, एक थ्योरी ही रह गई, एक उनकी कल्पना रह गई, ओनली ए स्टोरी। अगर वाकई ऐसा होता है तो हमको इसको कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ करके दिखाना होगा। जैसे फोटोन एग्जिस्ट करते हैं, इसको हमने फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया और उसके लॉज को बताया कि फोटोन की ये प्रॉपर्टीज होती हैं। फ्रीक्वेंसी से एनर्जी बढ़ती है, उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती है तो उसके रोकने के लिए वोल्टेज ज्यादा लगेगी, और देख लो वोल्टेज ज्यादा लगी। जब लास्ट में देख लो आता है तो क्या होता है, सच हो गई कहानी, क्योंकि हम देखते हैं आंख से। इसीलिए कोई भी हाइपोथेसिस को, थ्योरी को सच करने के लिए क्या है, देख लो। हमने एक कहानी बनाई और उसके लास्ट में बोला कि इस तरह से उस आदमी के हाथ में यहां क्रॉस बन गया, वो देखो वो आदमी खड़ा है, उसके हाथ में क्रॉस बना है, सबने देखा, क्या बोले, आपकी स्टोरी सही है। और अगर हमने बोला कि उस आदमी के हाथ में क्रॉस था, तो बोलेंगे कहां है वो आदमी, दिखाओ, नहीं दिखा पाए, मतलब हमारी स्टोरी कैसी थी, हाँ झूठ थी। तो प्रूफ तो हमको चाहिए, एक्सपेरिमेंट में प्रूफ चाहिए। तो अगर ये ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में चलता है, सुनने में बड़ा अच्छा लगा, सारी चीजें हमने समझ ली, अब ये सच है कि नहीं है, कैसे प्रूफ होगा, देख लो। तो क्या चीज देख लो, वेव में जब भी वेव्स में लाइट चलती है तो वो कुछ प्रॉपर्टीज दिखाती है जो उसके वेव नेचर के कारण होती है। उस प्रॉपर्टी को हमने ढूंढा, वो कौन सी प्रॉपर्टी है, आंसर है इंटरफेरेंस पैटर्न। थॉमस यंग का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें उसने क्या बताया कि बहुत सारी फ्रिंजेस पैदा होती हैं, ब्राइट डार्क, जिसमें एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। और इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको हम तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं जब लाइट वेव के फॉर्म में चले और क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आए और क्रेस्ट के साथ ट्रफ आए। क्रेस्ट के साथ ट्रफ आएगा, एनर्जी 0 हो जाएगी, क्रेस्ट पे क्रेस्ट आएगा, एनर्जी 4 गुना हो जाएगी, 4 टाइम्स। और अगर दोनों में वेव नहीं है, फ्लैट है, तो ये कभी होगा ही नहीं, वेव के नीचे क्रेस्ट आएगा ही नहीं, क्रेस्ट पे क्रेस्ट नहीं आएगा, क्रेस्ट के नीचे ट्रफ नहीं आएगा। तो हमको पक्का लग गया कि जो चीज मूव करते हुए फ्रिंजेस बना दे, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बना दे, कहीं ज्यादा कहीं कम, फिर ज्यादा फिर कम, जो चीज ऐसा इफेक्ट हमको देती है उसका चलने का नेचर कैसा होगा, वेव्स या स्ट्रेट लाइन। वेव्स स्ट्रेट लाइन चलने वाली ऐसा नहीं कर सकती, वो सब एक जगह एक जैसे बराबर बनाएगी। तो ये वेव नेचर का एक हमको कैरेक्टरिस्टिक पता लग गया। अब इस कैरेक्टरिस्टिक को दिखाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया और उसमें इलेक्ट्रॉन्स को चलाया गया। तो जब हम इलेक्ट्रॉन को चलाते हैं, थॉमस यंग के एक्सपेरिमेंट याद करिए, थॉमस यंग के एक्सपेरिमेंट में हमको क्या चाहिए था, 2 स्लिट S1 S2। इस 2 स्लिट से हमको क्या चाहिए थी, कोहेरेंट वेव्स। सामने एक स्क्रीन,
ये कोहेरेंट वेव्स यहां से चलती हैं और किसी लोकेशन पर ये यहां से ये गई, यहां से ये गई और यहां पर ब्राइट बन गया, यहां गई और यहां दोनों का क्रेस्ट यहां एक साथ पहुंचा तो यहां क्या बना, ब्राइट, और इसके बाजू में क्या बन गया, डार्क, और इसके बाजू में भी क्या बन गया, डार्क। जब ऐसा बनता है तो हम क्या कहते हैं, क्या हो रहा है, सुपरपोजिशन, और सुपरपोजिशन पॉसिबल है वेव्स में। अब हमने यहां से इलेक्ट्रॉन को भेजा, ये भी स्टोरी, यहां से मैंने इलेक्ट्रॉन को भेजा, एक ही बीम लगाई इलेक्ट्रॉन की, वो बीम के सारे इलेक्ट्रॉन यहां ऐसे पड़ने लगे, ये दोनों कोहेरेंट बीम निकली इलेक्ट्रॉन की। अब यहां पर मैं अपना मीटर लेके बैठ जाता हूं और मीटर से यहां चेक करता हूं कितने इलेक्ट्रॉन आए, ऐसे ऐसे ऐसे। यहां मैंने देखा इलेक्ट्रॉन आते हैं 40, यहां पर देखा इलेक्ट्रॉन आते हैं 200, फिर यहां पर देखा 40, फिर यहां पर देखा 200। तो क्या पता लगा, फ्रिंजेस बन रही हैं। अगर फ्रिंज नहीं बनेगी तो मेरे मीटर में ये दिखाएगा 100, 100, 100, 100, 100, हर जगह इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 100, 100। तो इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहे होंगे, जाके स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं सर। और अगर ये ऐसा आता है 50, 200, 50, 200, 50, 200, ये क्यों होगा, क्योंकि वो किस फॉर्म में जा रहे हैं, वेव के फॉर्म में जा रहे हैं, तभी फ्रिंजेस बन रही। समझ आया। तो अगर ये एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन के लिए भी हो जाए और ऐसी फ्रिंजेस शो करें तो हम क्या मान लेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसा चलता है, वेव के फॉर्म में चलता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा एक्सपेरिमेंट करना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि वो हमारे इतने अच्छे कंट्रोल में नहीं है। जैसे हम लाइट को मोड़ लेते हैं, कर लेते हैं और इसमें से पास कर लेते हैं, दैट वाज वेरी इजी। तो उस समय जो पहला एक्सपेरिमेंट ऐसा किया गया प्रूफ करने के लिए, इसमें हमारे पास एसेंशियल क्या चीज है, इसमें बहुत कम एसेंशियल दो ही चीज है। एक, हमारे पास दो सोर्स होने चाहिए जो ओरिजिनली एक बीम से ही बने हो, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, कोहेरेंट सोर्सेस। दो अलग अलग लोकेशन के सोर्स होने चाहिए और इनके बीच में हमारे को कुछ स्पेसिंग होनी चाहिए, ये डी, ये स्पेसिंग होनी चाहिए। ओके, ये अगर हमको डी की स्पेसिंग मालूम हो, ये वाला डिस्टेंस अगर हमको डी मालूम हो, ओके, इसका मेजरमेंट चाहिए, इसका मेजरमेंट चाहिए, दो सोर्स चाहिए और सामने एक सेंसर चाहिए। वो सेंसर हमको क्या बताएगा कि कितना एनर्जी वहां पर आ रही है, यहां पर एक सेंसर चाहिए। अगर इतनी चीजें हमारे पास हों तो हम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब देखिए ये चीजें कैसे बनाई गई। इस चीज को बनाने के लिए जो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, दैट एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय डेविसन एंड जर्मर, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में एसेंशियल चीजों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। शुरू में क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन की एक बीम। इलेक्ट्रॉन की एक बीम बनाने के लिए उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन गन बनाई। इलेक्ट्रॉन गन से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलकर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन गन कैसे बनती है, इलेक्ट्रॉन गन बनाने के लिए एक छोटा सा नियम याद रखिए। हमने एक हीटर को गर्म किया, गर्म करने से उसमें से इलेक्ट्रॉन छिटक के बाहर निकलते हैं। ये आपने इलेक्ट्रॉन के शुरू में पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के तीन तरीके, नंबर एक हीटिंग करिए, नंबर दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाइए, नंबर तीन लाइट डालिए। यहां पर हम कौन सा यूज करते हैं, यस, हीट करते हैं, थर्मल इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं। थर्मल इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकला, अब हम उसको गन जैसे स्पीड देना चाहते हैं तो सामने एक पाइप रख देंगे और उस पाइप को पॉजिटिव पोटेंशियल दे देंगे। इलेक्ट्रॉन यहां गन से निकले, हीटर से, सामने प्लस मिला, दौड़े कितनी एनर्जी से, E इंटू वी।
ये एनर्जी है इनके पास, दौड़े। और यहां पर ये पाइप है, इसके बीच में छेद है, ये इतनी स्पीड से आते हैं कि अपने इनर्शिया के कारण इससे टकराते नहीं, ऐसे निकल जाते हैं। ठीक है, जब ये ऐसे निकलेंगे तो इनके पास स्पीड होगी और इनके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। ये क्या बन गया, बीम। अब इस इलेक्ट्रॉन की बीम से हमने दो बीम पैदा करनी, दो पैदा करनी होती है, कोहेरेंट बीम्स S1 S2 दो जगह से चाहिए। ओके, ये दो बीम कहां से लाएंगे? इलेक्ट्रॉन इतनी छोटी चीज है और उसके सोर्स नजदीक भी होने चाहिए, डिस्टेंस ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, तो ऐसे दो सोर्स हम कहां से लाते हैं? तो इन्होंने डेविसन एंड जर्मर ने क्या किया, इन्होंने निकल, हैवी मेटल, उसका एक क्रिस्टल लिया, निकल का क्रिस्टल लिया। कोई भी क्रिस्टल किससे बनता है, डिफरेंट एटम से। निकल का क्रिस्टल जो है उसको किसी अलग मेथड से हमने देखा और ये देख के जान लिया कि उसके एटम 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 के बीच में कितना डिस्टेंस है, यानी इंटर एटॉमिक स्पेस नापा हुआ है हमारा, ऐसा जाल बना रहेगा। एक एटम से दूसरे एटम का डिस्टेंस हमको मालूम है, यहां से जो हमारी इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है हमने इसको टकराने दिया, इससे जब हम टकराने देते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं एक से एक इलेक्ट्रॉन टकराएगा, अगर किसी एटम से टकराया वापस आएगा, जो इलेक्ट्रॉन उसके बाजू वाले एटम से टकराएंगे वो भी टकराकर वापस आएंगे, जो बीच में घुस जाएंगे वो गए। एक इलेक्ट्रॉन की बीम इस पहले वाले से टकराई और इससे टकराकर वापस आ रही है, दूसरे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दूसरे नंबर से टकराए और वापस आ रहे हैं। ये दो एटम से टकराने वाले इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचिए, दो बीम बन गई, यहां से आया, एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही है, ये दो बीम, ये दोनों कैसी बन गई, मेन सोर्स एक ही है और इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप है, ये वही चीज आ गई, स्लिट 1 स्लिट 2, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं। अब हमने कहां तक पहुंच गए, स्लिट 1 और स्लिट 2 से दो बीम जा रही हैं। अब उसके सामने हमने स्क्रीन लगानी, स्क्रीन लगाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमने अपने हाथ में एक प्लेट रख ली जिसके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन पड़ते हैं तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी और इसके अंदर करंट बढ़ जाएगी। ये हमारा इलेक्ट्रॉन सेंसर है, करंट बढ़ती है, बीप बीप करता है, काउंट करता है। वो हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा सकते हैं। अगर हमने जिंक सल्फाइड की प्लेट लगाई, ये इलेक्ट्रॉन इस पे पड़ेगा, लाइट जलेगी, उसको हम काउंट कर लेंगे। इस तरह से ऐसी कोई भी डिवाइस हम लगा देंगे जो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को काउंट करती है। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन पड़ेंगे तो यहां करंट ज्यादा दिखाएगा। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I = NeAVD, N बढ़ेगा करंट बढ़ेगी। तो यहां हमने एक सर्किट लगा लिया, फोटो इलेक्ट्रिक सर्किट, जितने इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे उतनी करंट उसकी ज्यादा हो जाएगी। इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि कहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहे हैं। यहां किया करंट 1 माइक्रो एम्पियर प्लेट में, और जब हम उसको यहां ले जाते हैं करंट 10 माइक्रो एम्पियर, यहां ले गए 5 माइक्रो एम्पियर, यहां ले गए 2 माइक्रो एम्पियर। उससे हमको क्या पता लग रहा है, एक जगह इलेक्ट्रॉन कम आ रहे हैं और एक जगह इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहे हैं। इस तरह से हमारा सेंसर तैयार। अब सारी चीजें सेट हो गई। इस निकल से इस कैमरे का डिस्टेंस अगर हम नाप लेंगे हमको कैपिटल डी मिल जाएगा। स्मॉल डी कहां है, एटम से एटम के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी है, तो हमको स्मॉल डी भी पता है, हमको कैपिटल डी भी पता है, हमको एंगल भी पता है कि ये आया और किस एंगल पर गया, क्योंकि हमने अपना कैमरा ऐसा सेट किया हुआ है। इस तरह से हमने सारी वो चीजें बना ली जो कि उस एक्सपेरिमेंट में होनी चाहिए, इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट में। अब हमको इंतजार किसका, हमको इंतजार इसका है कि ब्राइट फ्रिंज बनती है कि नहीं बनती। अगर ब्राइट और डार्क फ्रिंज बन गई तो इलेक्ट्रॉन कैसा चल रहा था, वेव, और अगर नहीं बनी, एक जैसा इलेक्ट्रॉन सब जगह आता है तो स्ट्रेट लाइन में चल रहा, वेव में नहीं चल रहा। ठीक है, और फॉर्चुनेटली रिजल्ट क्या आया कि फ्रिंज बनती। एक जगह हमको इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलते हैं और उसके आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन कम मिलते हैं, तो हम समझ जाते हैं यहां पे सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है।
इस तरह से हमने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा। ओके, अब इसका जो एक्सपेरिमेंट सेटअप है उसको देखिए। ये आप सबकी बुक में दिया हुआ है, डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है। मैं थोड़ा सा इसको बना देता हूं। पहले इलेक्ट्रॉन गन बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन गन के लिए ये हमने एक हीटर बनाया। ओके, इस हीटर के साथ एक छोटी सी बैटरी लगा दी। ये हीटर का सर्किट बन गया, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब हम चाहते हैं कि इसके सामने एक हाई पोटेंशियल का ट्यूब हमने लगा दी। ये हाई पोटेंशियल, कौन सा? पॉजिटिव पोटेंशियल। तो इसके लिए हमने एक बैटरी लगाई यहां पर, प्लस ये इससे जोड़ दिया। ओके, और इसका माइनस इससे जोड़ दिया। ओके, ये पॉजिटिव है और ये इसका नेगेटिव है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और ये इलेक्ट्रॉन निकलकर इधर स्ट्रेट चलने शुरू कर देते हैं। ये प्लस की तरफ अट्रैक्ट हुए, इसके अंदर से ऐसे पार हुए और सीधे चले गए। ट्यूब होने के कारण हम ये एंश्योर कर लेते हैं कि इसकी लाइन ऐसे बन गई, तो हमको इसकी डायरेक्शन भी मिल जाती है, क्योंकि जो इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, वो इसके साथ टकरा के एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो सारे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब इसके सामने हम एक निकल का क्रिस्टल रख देते हैं। हमको नहीं मालूम है कि उस क्रिस्टल के अंदर किस तरह का अरेंजमेंट है, पर उसके अंदर यहां पर हमने एक निकल का क्रिस्टल रख दिया। दिस इज निकल क्रिस्टल। इस निकल क्रिस्टल के अंदर जो एटम की लाइन है वो ऐसा सीधी भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है। ये जैसे बनी, हमको नहीं मालूम कैसे, जैसे भी होगी। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन जाकर इससे स्ट्राइक करेंगे, इससे स्ट्राइक करके एटम से टकराकर वापस आएंगे। जब ये इससे टकराकर वापस आते हैं तो उनको पकड़ने के लिए हम एक कलेक्टर लगाते हैं और उस कलेक्टर की डिग्री नापने के लिए हमने एक अरेंजमेंट रखा होता है। यहां से 0 डिग्री, फिर 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, ऐसा अरेंजमेंट बना के यहां पर हमने एक ये ऐसा यहां पर कलेक्टर लगा दिया, जो इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करके हमको उसकी क्वांटिटी देगा और इस पर ये कलेक्टर ऐसे मूव हो सकता है। तो दिस इज मूवेबल कलेक्टर। ओके, यहां से इलेक्ट्रॉन इससे टकराते हैं और हम ये सोचते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन टकराने के बाद सब तरफ छितर जाएंगे, सब तरफ स्प्रेड हो जाएंगे, स्कैटर हो जाएंगे। इसमें से कुछ ऐसे भी स्कैटर होके आएंगे, कोई इस एटम से आ रहा है टकराकर, दूसरा वाला इससे नहीं टकरा पाया, इससे अगले वाले एटम से टकराया और इससे टकराकर आ रहा है। अब देखिए, एक इलेक्ट्रॉन इससे टकराकर पहुंचता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके बाद वाले से टकराकर ऐसे इससे टकराकर पहुंचता है। ये दोनों पहुंचे, एक यहां से और एक यहां से, दोनों का सोर्स यहां से है, गन से। अब बताइए, इन दोनों की पाथ लेंथ बराबर है कि अलग अलग है? डिफरेंट हो गई। एक की पाथ लेंथ बड़ी और एक की छोटी, तो यानी दोनों में एक पाथ डिफरेंस पैदा हो गया।
अब हम अपने प्रिंसिपल आ गए। अगर पाथ डिफरेंस λ/2 है तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और पाथ डिफरेंस 0 है या 1 λ, 2 λ, 3 λ है तो क्या होगा? देयर विल बी ए पॉजिटिव सुपरपोजिशन, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, और वहां पर एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, ओके। तो ये पाथ डिफरेंस क्यों पैदा हो गया? क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन सामने वाले एटम से टकराकर आए और कुछ उसके बाद वाले एटम से टकराकर आए, इस तरह से पाथ डिफरेंस पैदा हो जाते हैं। ओके, अब यहां पर हमने मूवेबल कलेक्टर रखा, इसको यहां पर लाए, यहां लाके हमने देखा करंट की वैल्यू क्या है, यहां लाए करंट की वैल्यू क्या है, यहां लाए करंट की वैल्यू क्या है, ऐसे अलग अलग जगह पर हम करंट की वैल्यू देखते गए। हमको क्या पता लग गया? इलेक्ट्रॉन कम, ज्यादा, 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 ऐसे। और उन सब का हमने एक रेडियल ग्राफ बनाया। रेडियल ग्राफ किस तरह के होते हैं? देखिए रेडियल ग्राफ, रेडियल ग्राफ में ये यहां पर हम एंगल बनाते हैं 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, इस तरह से 60 डिग्री, 70, 80, 90, ये सारे हमने रेडियस बना लिए। अब शुरू करते हैं। यहां पर हमने रखा 10 डिग्री, 10 डिग्री पर हमको इलेक्ट्रॉन मिले दैट इज प्रोपोर्शनेट टू 10। तो हमने क्या किया? देखिए ये 10 डिग्री है, यहां पर यहां से गिनना शुरू किया 1 2 3 4 5 6 10, 10 यहां निशान लगा लिया। ये वाली लेंथ कौन सी है? कितने इलेक्ट्रॉन या कितनी करंट हमको मिली। फिर हमने इसको यहां किया 20 डिग्री, ध्यान दीजिए 20 डिग्री किया, ये 20 डिग्री वाली लाइन है। 20 डिग्री लाइन पर हमने देखा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 30, तो हमने क्या किया 10 20 30 30। फिर हमने इसको लिया अगली लाइन पे 30 डिग्री वाली लाइन पे, ये वाला एंगल हम नाप रहे हैं थीटा। थीटा 30 डिग्री में लिया और देखा यहां भी हमको करंट मिल रही है 20 माइक्रो एम्पियर। तो ये रहा 30 डिग्री, इस 30 डिग्री पे फिर से हमने लिखा 20। फिर हमने नीचे किया तो उसमें हमको मिला 30। 40 डिग्री पे 30, तो 40 डिग्री पे 30 मिले। ये कितना था? 30 था, 30 मिले, किसी पे 40 मिले, फिर इस पे 20 मिले, और 85 डिग्री हमने किया तो यहां हमको सिर्फ 5 मिले। अब इन सबको हमने मिला दिया, ये इस तरह से। ये वाला जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ये ग्राफ हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाला ग्राफ नहीं है। इस ग्राफ को हम कहते हैं रेडियल ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के बहुत से तरीके होते हैं मैथमेटिक्स में। हम लोग अभी तक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते थे। ये वाला कौन सा सिस्टम है? रेडियल सिस्टम, जिसमें अलग अलग एंगल पर हम उस क्वांटिटी का मेजरमेंट नोट करते हैं और जितना मेजरमेंट होता है उस रेडियस की लेंथ उतनी ले लेते हैं। 10 डिग्री पे इतनी इंटेंसिटी, 20 डिग्री पे इतनी इंटेंसिटी, 30 पे इतनी इंटेंसिटी, 40 पे इतनी इंटेंसिटी, ऐसा करके ये सारे पॉइंट लिए और ये ग्राफ हमने बना लिया। ऐसा एक ग्राफ बनाया। अब हमने क्या किया? देखा ये ग्राफ में मजा नहीं आया, तो हम चाह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहां पर जो हमने वोल्टेज दिया, ये इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है V। ये पोटेंशियल डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए ये हमने कहां पढ़ा है? यस, ये देखिए ये वाला V क्या है? एक्साइटिंग वोल्टेज, जो कि इलेक्ट्रॉन को खींचता है। वही तो हमने अपनी लैब में लगाया और इसके बीच में वोल्ट मीटर लाया तो हमको V पता भी लग गया, वोल्ट मीटर से देख लिया हमने। तो इस V को हम बारी बारी से चेंज करते हैं। चेंज करने के लिए हमने यहां पर एक रिहोस्टेट लगा दिया, उस रिहोस्टेट से चेंज कर लेते हैं। ओके,
तो इसके वोल्टेज को हम चेंज करते हैं, अलग अलग वोल्टेज के लिए हम अलग अलग ग्राफ बनाते हैं। तो डेविसन एंड जर्मर ने अलग अलग वोल्टेज के लिए बहुत सारे ग्राफ बनाए। तो उन्होंने ये देखा कि मोस्टली ग्राफ जो हैं उनके फ्लैट हो जाते थे, लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज थी, उस वोल्टेज पर उनका ग्राफ बड़ा सुंदर बना। कैसा ग्राफ बना? वो ग्राफ बना ऐसा, इस एंगल पर सिर्फ इतनी इंटेंसिटी, इस एंगल पर इतनी इंटेंसिटी और इस एंगल पर फिर से इतनी इंटेंसिटी। देखिए इस समय वो वोल्टेज थी 54 वोल्ट। तो 54 वोल्ट पर उनको 54 वोल्ट के कारण इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी थी, उस एनर्जी में उनको ये वाला ग्राफ मिलता है 54 वोल्ट। तो उसमें अगर ये ग्राफ मिला, इस ग्राफ में क्या स्पेशलिटी थी? तो इस ग्राफ में ये स्पेशलिटी थी कि इतने एंगल पर इंटेंसिटी क्या है? सिर्फ इतनी। इस एंगल पर इंटेंसिटी कैसी हो गई? फुल, बहुत ज्यादा। और यहां पर फिर इंटेंसिटी कैसी हो गई? कम। इसको हम किससे कंपेयर कर सकते हैं? ब्राइट स्पॉट, डार्क स्पॉट, ब्राइट स्पॉट, डार्क स्पॉट बन गया। और ये एक जैसी ब्राइटनेस क्यों नहीं है? ये क्या बन गई है? ब्राइट फ्रिंज। और ब्राइट फ्रिंज कब बनती है? जब नेचर कैसा हो? वेव नेचर। ठीक है, तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि इलेक्ट्रॉन कैसा चलता है? वेव नेचर के फॉर्म में चलता है। और इसको अगर और हम आगे बढ़ाएंगे तो यहां पर जाकर ये फिर ऐसा होता है, ये यहां पर फिर ऐसा होता है, कुछ होगा। हमको इससे मतलब है ये सेंट्रल ब्राइट, ये डार्क, ये डार्क। ये उसको कब मिला? 54 वोल्ट पर मिला। और ये वाला एंगल कितना था? तो आंसर है कि ये जो है दिस एंगल, दिस वाज 50 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर इनको थीटा मिला 50 डिग्री। इस थीटा से हम ये एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं 5। और ये वाला जो एंगल है, दिस इज एंगल ऑफ स्कैटरिंग। ये एंगल ऑफ स्कैटरिंग कितना मिला? 50। और ये वाला जो एंगल है, ये एंगल इसको हमने निकाल सकते हैं यहां से। ये हमने माना मीन पोजीशन। ये देखिए, ये डायरेक्शन किसकी है? इसके अंदर जो एटम्स हैं उनकी सेटिंग ऐसी है। ये इसके प्लेन पर परपेंडिकुलर ये है, ये टकराया वापस आया। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये वाला एंगल 50 है तो ये कितना हुआ? 25। अगर ये एंगल 25 है तो ये एंगल उन्होंने निकाल लिया। यहां से ये वाली डायरेक्शन ये है 90 डिग्री। 90 में से ये 25 लेस हो गया। 90 माइनस 25 कितना बचा? 65। तो ये 65 है एंगल ऑफ ग्लांस। एंगल ग्लांस। ये उनके ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट में मिला था। एंगल ऑफ स्कैटरिंग 50, एंगल ऑफ ग्लांस 65। ओके, बट वी डोंट इंसिस्ट फॉर दैट। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, बिकॉज वी आर ओनली स्टडिंग प्रिंसिपल ऑफ इट। प्रिंसिपल क्या था कि एक पर्टिकुलर एंगल पर हमको कंसंट्रेशन ज्यादा मिला
और आजू बाजू में कंसंट्रेशन कम मिला था। एंड दिस इज ए सिचुएशन कंपेरेबल विथ ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट एंड डार्क बिफोर दिस and dark after this. And this situation proves that electron has moved in the form of waves. अच्छा, ओके, ये डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। The radial graph with V is equal to 54 volt gave best graph of contrast। ठीक है, और ग्राफ हमने किस किस का बनाया है? इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी और एंगल। At scattering angle 50. ये इस कंट्रास्ट ने हमको क्या दिखा दिया कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं वेव के फॉर्म में। अदरवाइज कैसा आना चाहिए था? यूनिफॉर्म, एक जैसा। ठीक है, अब ये फर्स्ट पार्ट है डिब्रॉय का कि मैटर कैसे चलता है वेव के फॉर्म में। अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं। दिस प्रूव्स फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट ऑफ हाइपोथेसिस। अब हमने इसकी कैलकुलेशन की। किसकी कैलकुलेशन की? वेवलेंथ की। वेवलेंथ की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं? तो हमने अपना फॉर्मूला लगाया और हमारे पास एक फॉर्मूला है विच शोज दैट इज टू, हमने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए। सबको याद है? थीटा जो डिफ्लेक्शन होता है, फर्स्ट डिफ्लेक्शन कितना होता है? डिफ्रैक्शन पैटर्न में हमने पढ़ा है फर्स्ट डिफ्लेक्शन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए। ए फुल विड्थ होती है। अगर हम उस फॉर्मूले को यूज करते हैं, वो फॉर्मूला किसका है? वेव ऑप्टिक्स का फॉर्मूला है। क्या बताता है कि जब वेव्स चलती हैं उसके सेंट्रल से फर्स्ट डार्क, सेंटर से फर्स्ट डार्क कितने एंगल पर बनता है? थीटा एंगल पर। और ये थीटा किसके बराबर होता है? लैम्डा अपॉन ए। ये आपको याद आया? डिफ्रैक्शन पैटर्न में हमने पढ़ा था फर्स्ट डार्क लैम्डा अपॉन ए, इधर भी फर्स्ट डार्क लैम्डा अपॉन ए। उस फॉर्मूले को हमने याद किया। वो फॉर्मूला वेव ऑप्टिक्स का फॉर्मूला है। उसमें लैम्डा किसके बराबर हुआ? ए इंटू थीटा। फिर से इन वेव ऑप्टिक्स फर्स्ट डार्क थीटा इज इक्वल टू
लैम्डा अपॉन ए। यहां पर हमने इनकी वैल्यूज रखी, उसकी डिटेल हम नहीं देख रहे, ठीक है। लेकिन यहां पर जब हम थीटा की वैल्यू रखते हैं और ए हम कहां से लाएंगे, द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, वो ए है और थीटा हमने वहां निकाला, थीटा फाई जो भी मानिए, एक्चुअली ये फाई है, ओके। सो फाई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए। इससे जब हम ये वैल्यू निकालते हैं कि ये कितना होगा, तो यहां पर ये वैल्यूज रखने से पुटिंग फाई इज इक्वल टू 65 डिग्री, ए इज इक्वल टू, एक्चुअली ये क्या होता है 2d साइन थीटा। इसको अगर हम डिटेल में करेंगे, 2d इज द विड्थ साइन थीटा, ये नोट कर लीजिए। ये डिफ्रैक्शन का एक्चुअल फॉर्मूला है, डिटेल्ड फॉर्मूला 2d साइन थीटा। सो पुटिंग 5 इज इक्वल टू 65 डिग्री एंड d इज इक्वल टू इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस ऑफ निकल। इसकी वैल्यू हमने रखी, इसकी वैल्यू यहां एक्सपेरिमेंट से रखी और लैम्डा को, इसको लैम्डा को कैलकुलेट कर लिया, लैम्डा। तो ये लैम्डा की वैल्यू हमको आई, लैम्डा इज इक्वल टू, ये जो हमने लैम्डा निकाला, दिस लैम्डा कम्स टू 1.65 एंगस्ट्रॉम, 1.65 एंगस्ट्रॉम, ये इसकी वैल्यू आई, ओके। इसमें इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये होता है निकल के लिए 0.91 एंगस्ट्रॉम। ये वाली वैल्यू हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर हम वेव ऑप्टिक्स के सब फॉर्मूलाज लगाएं और उससे लैम्डा निकालें, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स के फॉर्मूला हमने प्रूफ किए हुए हैं। यहां पर रीडिंग हमको मिल चुकी है कि ये ग्लांसिंग एंगल कितना है जो सरफेस के साथ बनता है, 65 डिग्री। ये दोनों के बीच की स्पेसिंग कितनी है, इनके बीच का डिस्टेंस हमको मालूम है 0.91। तो लैम्डा अपॉन ए को करेक्शन करके क्या बना, 2d साइन थीटा, पाथ डिफरेंस, ओके। तो इसकी वैल्यू जब हम रखते हैं, इनमें ये सब वैल्यू रखते हैं, तो हमारी वैल्यू क्या आती है 1.65, ओके। तो ये 1.65 ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। मैं इसको थोड़ा सा ठीक करना चाहता हूं, ये चीज इसमें सब मिक्सअप हो रहा है। लेट मी कोट द करेक्ट फॉर्मूला एंड दैट इज 2d साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। थीटा एंगल ऑफ ग्लांस, इसको फाई कर लीजिए, 2d साइन फाई इज इक्वल टू लैम्डा। तो साइन फाई किसके बराबर हुआ, लैम्डा अपॉन 2d। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, उससे हमने साइन फाई क्या है, एंगल फॉर द फर्स्ट डार्क, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। आपने डिफ्रैक्शन का फॉर्मूला याद किया था, उसमें थीटा किसके बराबर था, थीटा या साइन थीटा, लैम्डा अपॉन ए, यही है, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए, यही वही फॉर्मूला है। तो ये वेव ऑप्टिक्स के इस फॉर्मूला से हमने लैम्डा की वैल्यू निकाली और ये लैम्डा की वैल्यू में इसकी वैल्यू रखी 0.91 इंटर एटॉमिक और डी की वैल्यू ये थी और फाई किसके बराबर 65, ये रखने से लैम्डा आ गया, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स के फॉर्मूला से। अब हमने बोला हम कोई वेव ऑप्टिक्स का फॉर्मूला नहीं लगाते और डिब्रॉय का फॉर्मूला लगाते। डिब्रॉय के फॉर्मूला से इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए, वहां याद करिए ये। सो अकॉर्डिंग टू डिब्रॉय
according to de Broglie. Lambda is equal to 1.22 अपॉन कितना था रूट v. अब यहां पर हमने एक्साइटिंग पोटेंशियल कितना दिया जिसका ये 50 डिग्री आया, एक्साइटिंग पोटेंशियल 54 वोल्ट, तो यहां पर हमने वैल्यू रख दी 54 वोल्ट, 54. इसको सॉल्व किया. इसको सॉल्व करने से हमको मिला लैम्डा इज इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू 1.66 एंगस्ट्रॉम, which is very much in agreement with the experimental value. ये वैल्यू हमने किससे निकाली? वेव ऑप्टिक्स से. ये वैल्यू किससे निकाली? de Broglie के फॉर्मूला से. इसका मतलब de Broglie का फॉर्मूला ठीक है कि नहीं? That is correct. So this has proved de Broglie's formula. अब जादू हो गया. अगर de Broglie का फॉर्मूला करेक्ट प्रूफ हो गया, मतलब de Broglie की हाइपोथेसिस कैसी हो गई? करेक्ट. अगर de Broglie की हाइपोथेसिस करेक्ट हो गई तो de Broglie ने बेसिक प्रिंसिपल क्या बनाया था? द मटेरियल मूव्स विथ विच नेचर? वेव नेचर. ये प्रूफ हो गया कि मटेरियल कैसा चलता है? वेव नेचर से चलता है. सो दिस इज प्रूव्ड दैट ए मटेरियल मूव्स विथ वेव नेचर. सो मटेरियल स्ट्रेट लाइन में चलता है, हम जानते हैं, हम देखते हैं. जब वो किसी चीज से टकराता है तो ऐसा स्ट्रेट टकराता है, मोमेंटम चेंज होता है, मोमेंटम चेंज होने से फोर्स जनरेट होता है, उस फोर्स को हम कैलकुलेट करते हैं, सही कैलकुलेट होता है, यानी उसका नेचर कैसा है? स्ट्रेट लाइन से टकराने का. लेकिन इन्होंने क्या प्रूफ कर दिया कि जब वो फ्री स्पेस में चलता है, फ्री स्पेस में, ये फ्री स्पेस में चला तो उसमें इंटरफेरेंस हुआ, एक जगह पर ज्यादा आ गया और बाकी जगह पर कम चला गया, एक जगह पर ज्यादा आया, बाकी जगह पर कम चला गया. ये कौन सा नेचर है? वेव नेचर. सो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शोइंग बोथ द नेचर्स, देयरफॉर मटेरियल हैज गॉट बोथ द नेचर्स. वन इज पार्टिकल नेचर एंड अदर इज वेव नेचर. और इसके पहले क्या प्रूफ किया था? लाइट रेडिएशन हैज बोथ द नेचर, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर. उस पार्टिकल का नाम हमने क्या रखा? लाइट की वेव के पार्टिकल का नाम क्या है? फोटोन. ठीक. इलेक्ट्रॉन चलता है, उसका मटेरियल नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन. तो उसकी वेव का नाम क्या है? मैटर वेव. पढ़ा ना हमने. तो फिर से पार्टिकल का नाम क्या? इलेक्ट्रॉन. उसके वेव के फॉर्म का नाम क्या? वेव मैटर. लाइट जो चलती है उसका नाम लाइट. कौन सा नेचर? वेव नेचर. और जब वो पार्टिकल के नेचर में स्ट्राइक करती है तो उसका नाम क्या? फोटोन. समझ में आया? पार्टिकल वाले नाम का सरनेम क्या होता है? ऑन. ओ ऑन. फोटोन पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल. और उन दोनों का नाम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और वो वाली मैटर वेव. समझ आ गया? तो मैटर के पास दोनों नेचर, लाइट के पास दोनों नेचर. सो दिस इज नोन एज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन. ओके, सो वी क्लोज इट हियर. थैंक यू.